गाइस, क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी। इसमें हम लोग जो है प्रेसिडेंट जो है लास्ट लेक्चर में ख़त्म किए थे। आज मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। हमने जो देखा मंत्रिपरिषद जो है वो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री आते हैं। ये जो है ये कहीं लिखा हुआ नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन हमें पता है कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। ये सभी मंत्री आते हैं, लेकिन मंत्री कितने प्रकार के होते हैं ये संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। मंत्रालय हो गया, ये ऊपर वाला बड़ा मंत्रालय हो गया, और ये वाला जो हो गया ये छोटा मंत्रालय हो गया, जैसे संस्कृति मंत्रालय, खेल मंत्रालय। जैसे एग्जाम्पल, वित्त मंत्रालय के 6 विभाग होते हैं। आर्थिक मामला का विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग, विनिवेश विभाग, और कौन सा होता है, लोक उद्यम विभाग। राजस्व विभाग में आता है CBDT और CBIT, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय के 6 विभाग होते हैं। अब है मंत्रिमंडल। कह रहे मंत्रिमंडल संवैधानिक संस्था नहीं होती है, बल्कि संविधानोत्तर संस्था होती है। भारत सरकार कार्य संचालन करता है, नियम 1961 के तहत करता है। इसका संचालन केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग होता है। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद का भाग होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष PM और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी PM होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, सभी मंत्री आते हैं, जबकि इसका आकार छोटा होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद में संवैधानिक संस्था है और ये संविधानोत्तर संस्था है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक रूप से स्व सरकार की वास्तविक शक्तियाँ PM के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है, संघ सरकार की। और इसमें क्या है, व्यवहारिकता में संघ सरकार की वास्तविक शक्तियाँ PM के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल ही नीतिगत निर्णय लेता है, और मंत्रिमंडल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद सचिवालय होता है, ठीक है। अब है मंत्रिपरिषद के आकार। देखिए, मंत्रिपरिषद के आकार 91वां संविधान संशोधन 2003 में दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य की बात की गई है। केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सीटों का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि मंत्रिमंडल की जो संख्या होती है लोकसभा के सीटों से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, PM सहित, ठीक है, ये मैक्स हो गया। और राज्य में देखिए तो मंत्रियों की जो संख्या है वो विधानसभा की सीटों का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम विधानसभा की सीटों का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मिनिमम जो है 12 मंत्री होंगे। बिहार के लोकसभा में देख लें तो यहाँ पे 36 निकल के आते हैं, क्योंकि 243 का 15% अप्रॉक्स में। अब यहाँ पे है मैक्सिमम का, इसमें कोई मैक्सिमम केंद्र में कितने होंगे ये प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं यूटीज़ में देखें तो दिल्ली में देखें तो आर्टिकल जो है 239 AA का, मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सीटों का 10% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि मंत्रियों की जो संख्या होंगी वो लोकसभा की सीटों का 10% से ज़्यादा नहीं होंगी। और ये किस में है, CM सहित की बात की जा रही है। लोकसभा में 70 × 10% यानी कि 7 मंत्री होंगे, ठीक है, अप्रॉक्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं मंत्रिपरिषद के आकार का मूल्यांकन। तो यदि मंत्रिपरिषद का आकार छोटा हो और यदि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा हो, तो यदि मंत्रिपरिषद का आकार छोटा होगा तो इसके सकारात्मक पक्ष ये है कि मंत्रिपरिषद के आकार छोटा होने से त्वरित निर्णय लिया जाएगा, खर्चा कम होगा, टकराव कम होगा। नकारात्मक पक्ष यह है कि मंत्रिमंडल के छोटे होने से एक ही मंत्रालय पर ज़्यादा बोझ होगा, कार्यकुशलता और दक्षता में प्रभावित होगा, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। सकारात्मक देखिए, बड़ा मंत्रिपरिषद का तो कार्य का आवंटन स्पष्ट होगा, विविधता का सम्मान होगा और कार्यात्मक दक्षता बढ़ेगी। जबकि नकारात्मक में देखें तो समन्वय कमजोर होगा, खर्च ज़्यादा होगा और हितों का टकराव होगा। अब यहाँ पे है एक प्रश्न मेंस का कि मंत्रिपरिषद का आकार किस सीमा तक सरकार की दक्षता और मंत्रालय के बीच समन्वय को प्रभावित कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। 10 मार्क्स का प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो किस सीमा तक सरकार की दक्षता और मंत्रालय के बीच समन्वय को प्रभावित कर सकता है, इसका मूल्यांकन करना है। अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है संघ की मंत्रिपरिषद, ठीक है। संघ की मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 74 से 78 तक इसमें दिया गया है। संघ की मंत्रिपरिषद की बात की गई है। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे बाध्यकारी कर दिया गया कि होना जरूरी है, मंत्रिपरिषद की सलाह लेना बाध्यकारी है। ये 42वां में किया गया। 44वां में एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, ये चीज़ कर दिया गया कि एक बार पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वो भेज सकता है। अब है इसका 74 का 2 अगर देखें तो मंत्रिपरिषद की विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, मंत्रिपरिषद का विधिक कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अब यहाँ पे 75 PM और मंत्री कह रहे हैं। 75 का 1 देखें तो PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति PM की सहायता से राष्ट्रपति करता है, यानी PM को कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन अन्य की क्या करेगा, PM की हेल्प लेकर के राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल जो है ये
इसी को स्टेट में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 164 में 1 में ये दोनों आ जाएंगे, 164 के 2 में 75 3 आ जाएगा, 164 के 3 में 75 4 आता है। अब यहाँ पे 1 देख लिया था, 2 देखते हैं। 76 का 2 कहता है कि मंत्री जो होगी वो, सॉरी ये 75 का ही है, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। यानी कि 75 जो है उसमें कहा गया पीआर मंत्री के बारे में कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एक में, और बाकियों की नियुक्ति जो है पीएम की सहायता से राष्ट्रपति करेगा। और 75 के 2 में कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होंगे, मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होगा, राज्य में राज्यपाल के प्रति होता है। 75 का 3 कहता है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा, और 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति होगा। 75 का 4 कहता है मंत्रियों का शपथ, पद का शपथ, गोपनीयता का शपथ, मंत्रियों के शपथ की बात करता है। 75 का 4 मंत्रियों के शपथ की बात करता है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ की बात करता है। 75 का 5 किसी सदन का सदस्य बने बिना भी मंत्री बन सकते हैं। 75 का 5 कहता है किसी सदन का सदस्य बने बिना भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। इसमें क्या कहेगा कि किसी भी सदन का अगर आप सदस्य हैं उसे बने बिना भी आप जो है मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। 75 का 6 कहता है वेतन भत्ते संसद तय करती है, यानी कि मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते जो होंगे उससे संबंधित कोई भी कानून जो है वो संसद बनाएगी। राज्य का यहाँ पे प्रावधान है, राज्य में राज्य विधानमंडल बनाएगा। अब यहाँ पे है महान्यायवादी, आर्टिकल 76 महान्यायवादी की बात करता है। तो राज्य में देखें तो 89 जोड़ दीजिए, यानी कि 165 में महाधिवक्ता की बात की गई। आर्टिकल 77 संघ सरकार, ये इसको आगे पढ़ेंगे महान्यायवादी को अच्छे से। आर्टिकल 77 कहता है संघ सरकार के कार्यों का संचालन और कार्यों का आवंटन। संघ सरकार के कार्यों का संचालन और आवंटन की बात आर्टिकल 77 करता है। इसमें सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, ठीक है। नए मंत्रालय का गठन करना हो, विभाग का गठन करना हो, कार्यों का बंटवारा करना हो, ठीक है, इस सबको इसमें देखा जाएगा। 78 में देखिए तो 78 में पीएम का कर्तव्य होगा सरकार की विधायी व प्रशासनिक कार्यों की जानकारी पीएम राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति पीएम से सरकार के आय और प्रशासनिक कार्यों की मांग कर सकता है, ठीक है। और सीएम के लिए यही आर्टिकल है 167 में। अब संवैधानिक पद की बात करें तो आर्टिकल 75 में संवैधानिक पद की बात है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री कैसा संवैधानिक पद है, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। इसकी नियुक्ति, इसको हटाना, इसका इस्तीफा, इसका शपथ सब राष्ट्रपति को देते हैं। इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, और इसका न्यूनतम एज जो है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो 25 वर्ष और